नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम के लिए सामान्य हिंदी का सीरीज चल रही थी। इसमें से कुछ लेक्चर हो चुके हैं। आज इसका यह अगला पार्ट है। तो इससे पहले न देखिए तो जाकर जरूर देखिए। प्लेलिस्ट में सबसे ऊपर जो है हिंदी का और सामान्य अध्ययन का जो है पोर्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है, सारे के सारे इसमें इंक्लूड हैं। तो आप लोग चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको जैसे वीडियो आए नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपको वीडियो पसंद आएगी तब लाइक जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? वर्णमाला से क्वेश्चन है। जवाब बन जाता है ऑप्शन सी, ज शब्द का जो है उच्चारण तालु के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर यहां से सी सही हो जाएगा। च छ ज है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। दूसरा प्रश्न है, जवाब हो जाता है ऑप्शन डी। इसमें जो है दिया गया है कि इसका वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं, ठीक है ना। यह आपका सही जवाब हो जाएगा। यह स्वर का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर यहां से डी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, तभी आपके समझ में आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है, जिसमें भाववाचक संज्ञा नहीं दिया गया है। तीसरा प्रश्न है, तो इसमें जो है मीठा से मिठास बन जाता है, भाववाचक संज्ञा बिल्कुल सही है। राष्ट्र से राष्ट्रीयता बन जाता है, सरल से सरलता बन जाता है, लेकिन चालाक जो है यह भाववाचक संज्ञा नहीं है। यह जो है गुणवाचक संज्ञा है। जैसे चालाक लोमड़ी, लोमड़ी का गुण बता रहा है ना कि वह चालाक है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन भी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिसको आपने बुलाया था वह विद्यालय गया है। ध्यान रखिएगा, जिसको आपने बुलाया था वह विद्यालय गया है। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो जिसको आप बुलाए थे वही आया है ना, तो यहां पर जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन डी। इसमें जो है संबंधवाचक है, ठीक है ना। जिसको आपने बुलाया था वही आया है, तो दोनों एक दूसरे से संबंध दर्शाते हैं, तो संबंधवाचक हो जाएगा चौथा। ऑप्शन नंबर यहां से डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है, पहली पुस्तक, ध्यान रखिएगा, पहली पुस्तक वापस करो में पहली कौन सा विशेषण है? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से जहां आता है वह जो है क्रमवाचक होता है। क्रम से आ रहे हैं ना, पहला, दूसरा, तीसरा, तो यह जो है क्रमवाचक हो जाएगा विशेषण। ऑप्शन यहां से बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, मां ने पिताजी से सामान मंगवाया, ठीक है ना। मंगवाया शब्द देखिए, क्रिया का कौन सा रूप है? जहां किसी क्रिया को करने के लिए प्रेरित किया जाता है वहां पर हमेशा प्रेरणार्थक क्रिया होता है। प्रेरित कर रहा है ना, मंगवाया, तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। छठे प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है, क्रिया विशेषण एक भेद है। किसका भेद है? तो क्रिया विशेषण की अगर बात करते हैं, यह हमेशा अव्यय होता है। प्रश्नवाचक हो गया, क्रिया विशेषण हो गया, ये सभी के सभी हमेशा अव्यय होते हैं। और अव्यय से कई बार क्वेश्चन है पूछा भी गया है, ठीक है ना। और कभी कभी अव्यय में छोटा वाक्य दे देगा, पूछेगा कि अव्यय है कि नहीं है, जिसे तोड़ा मरोड़ा न जा सके, सिंपल से रूप में इसे हम जान सकेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? जवाब हो जाता है आपका देश। जैसे मेरा देश, मेरी देश नहीं होता है। मेरी मिट्टी, ये तो है। जमीन, हमारी जमीन, यहाँ पर इकारांत है। भूमि, हमारी भूमि। लेकिन देश हमेशा जो है पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। अब देखिए, अब कहेंगे कि भारत को माता बोला जाता है, तो अपवाद स्वरूप को शब्द आ जाते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, इनमें से कागज शब्द का बहुवचन क्या होगा? कागज का बहुवचन पूछा गया है 9वें प्रश्न में। जवाब हो जाता है कागजात होता है। ठीक है ना, कागजात होता है कागज का बहुवचन। ऑप्शन सी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दिया गया है वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो वर्तमान काल की अगर देखा जाए तो इसके कुल 5 भेद होते हैं। ऑप्शन यहां से आपका डी सही हो जाएगा, 5 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? तो भाववाच्य के उदाहरण की बात करते हैं। 11वें प्रश्न का जवाब बन जाता है आपसे ऑप्शन डी, धूप में चला नहीं जाता। यह जो है भाववाच्य का उदाहरण है। ध्यान दीजिएगा, भाववाच्य में अक्सर उदाहरण की अगर बात करते हैं तो वह निगेटिव ही रहता है, नकारात्मक ही होता है। ऑप्शन यहां से डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में कारक बताना है। ए रमेश यहां आओ। ठीक है ना, ए रमेश संबोधन क्या है, बुलाया गया ना, संबोधन जहां पर ही आता है वहां पर हमेशा क्या होता है, संबोधन होता है। ऑप्शन यहां से सी सही हो जाएगा, संबोधन होता है। जहां पर नहीं आ जाता है कर्ता कारक हो जाता है। विभक्ति से हम कारक पहचानते हैं, सिंपल रूप से आप पहचान सकते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से के द्वारा यानी अलगाव की स्थिति में बताता है। अगला प्रश्न दिया गया है, उछाह का तत्सम बताइए। उछाह का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए, उत्साह होता है तत्सम। उत्साह को जो है तद्भव में उछाह बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निष्काम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निष्काम, तो उपसर्ग आपको पता है शब्द की शुरुआत में लगता है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी। ठीक है ना, निस होता है, नी और स के नीचे हलंत है, यानी जो है आधा स है। ठीक है ना, ऐसे नी है छोटा स और इसके नीचे हलंत है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, पूरा स पे न कहिएगा, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दिया गया है, पढ़ने वाला में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? आपको पता है प्रत्यय लास्ट में लगता है, तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसमें तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय 2 प्रकार के आप लोग पढ़े हैं, एक होता है कृदंत, एक होता है तद्धित। तो यह जो है त्रिधित प्रत्यय का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देखिए इस कॉलम को ध्यान से पढ़िए। दिया गया है, दिए गए बाईं ओर एक शब्दों के दाईं ओर उसके विलोम शब्द दिए गए हैं, उसे मिलान करना है। हालांकि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। दिया गया है यहां पर स्थूल। स्थूल का क्या होता है विलोम? सूक्ष्म होता है। स्थूल मतलब बड़ा, सूक्ष्म मतलब छोटा। स्नेहा शक्ति, स्नेहा का जो है स्नेहा रक्ति होता है, यानी स्नेह इसमें है ये नहीं है। विराट मतलब बड़ा होता है, क्षुद्र मतलब बहुत छोटा होता है। मौन मतलब चुप, सस्वर मतलब बोलने वाला। इस तरह से मिला देंगे तो आपका ऑप्शन बी यहां से बन जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। दिया गया है, उपकार शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो उपकार का विलोम होता है आपका ऑप्शन सी, अपकार होता है। यहां से आपका सी जवाब सही हो जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नांकित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है, वह क्या? यानी माता का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? जवाब बनता है आपका अंबु। अंबु जो है माता का पर्यायवाची नहीं होता है। यहां से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बाकी अंब होता है, अंबा होता है, जननी होता है, ये सभी माता का पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो इंद्र के पर्यायवाची बहुत बार, देखिए पुलिस के पेपर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें अक्सर जो है देवी देवता से ही जो है पर्यायवाची पूछा जाता है। पेड़ पौधे हो गए, देवी देवता हो गए, यही सबका पूछा जाता है। तो इंद्र की अगर हम बात करते हैं, क्या है? नहीं है।
इंद्र की पर्यायवाची नहीं की बात कर रहा है। जवाब यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन डी, पुलोमोजा नहीं है इंद्र की पर्यायवाची। बाकी वासव होता है, जीमूत वाहक होता है, शक्र होता है, पुरंदर एक होता है। पुरंदर को ध्यान में रखिएगा, पुरंदर मतलब होता है किलो को तोड़ने वाला। ये भी कई बार पूछा गया और पुरंदर की पर्यायवाची तो बहुत बार पूछी गई है, तो ये भी इंद्र की पर्यायवाची होता है। जलज का अर्थ क्या है? जलज मतलब जल में जन्म लेने वाला। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जलज का अर्थ 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी दिया है। ऑप्शन नंबर यहां से आपका ए सही हो जाएगा, कमल की पर्यायवाची है जलज। ठीक है ना। अग्नि का आपका आग, पावक, हुतासन ये सब होता है, तो आपका ऑप्शन यहां से ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, अणु का अर्थ क्या होता है परंतु अणु का अर्थ कण होता है। ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द है, तो अणु का अर्थ क्या होता है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, पीछे। ठीक है ना। जैसे आपका अनुग्रही यानी हमारा अनुग्रह करने वाला, पीछे पीछे चलने वाला। अनुयायी हमें फॉलो करने वाला, तो हमारे पीछे चलता है, उसका अर्थ होता है अनु। कई बार पूछा गया है अनु उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए सही शब्द क्या है? तो जिसे सिद्ध न किया जा सके वो भी प्रमाण द्वारा, उसे जो है अपरिमेय कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहां से सी सही हो जाएगा, अप्रमेय। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जिसके पास घर न हो, जिसके पास घर न हो उसको कहते हैं हम लोग अनिकेत बोलते हैं। ठीक है ना, अनिकेत बोलते हैं, क्योंकि निकेत या निकेतन घर का पर्यायवाची होता है। अ लगा दिया है उसका मतलब होता है उल्टा अर्थ निकलता है, तो अनिकेत होता है। जिसके पास पैसा ना हो या जो है कुछ ना हो, अकिंचन होता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए उदाहरणों का साथ संधि का नाम किस विकल्प में अशुद्ध है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, वनोत्सव में दीर्घ संधि नहीं है। वन जन उत्सव, वनोत्सव जो है आपका वृद्ध या जो है संधि का उदाहरण है। सदैव सदा धनयो वृद्ध संधि का उदाहरण है। दिगंबर दिक धन अंबर व्यंजन संधि का उदाहरण, क्योंकि क और अ मिलकर के ग बन गया, तीसरा शब्द बन जा रहा है, व्यंजन संधि है। महावर्ण में दीर्घ संधि है। सिंपल सा क्वेश्चन है। शास्त्र क्या दिया है? शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीतांबर धारण करने आते हैं। इस वाक्य में तत्पुरुष समास का कौन सा शब्द में है? तो तत्पुरुष समास की अगर हम बात करते हैं, इसमें जवाब हो जाएगा शस्त्र प्रवीण में हो जाता है तत्पुरुष समास। ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। अगले प्रश्न में दिया गया है, मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया। इस त्रुटि युक्त वाक्य के लिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन होगा? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन डी, मैंने हस्ताक्षर कर दिया। ठीक है ना, क्योंकि हस्ताक्षर अपना ही होता है ना, दूसरे का होगा नहीं, तो अपना शब्द लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हस्ताक्षर कर दिया मैंने यानी अपना ही तो हस्ताक्षर किए होंगे, इसलिए इसमें अपना शब्द जो है यह अशुद्ध यहाँ कर दे रहा है। तो आपका ऑप्शन डी आपका सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अब लो नसानी अब न नसई है। ध्यान रखिए, अब लो नसानी अब न नसयो, इसमें कौन सा रस है पूछा गया है। जवाब हो जाता है इसमें जो है शांत रस है। ठीक है ना, शांत रस का स्थायी भाव आपका निर्वेद हो जाता है। यही जो है रस और उसका स्थायी भाव बार बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम और तीसरे चरणों को क्या कहा जाता है? तो किसी जो है छंद या चौपाई में, दोहा में प्रथम और तीसरा चरण जो होता है उसे जो है आपका विषम चरण कहा जाता है।
क्योंकि ये विषम स्थान पे है, विषम चरण। दूसरा और चौथा जो है समचरण कहलाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, फूले कांस सकल महि छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, इसमें जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्यों? क्योंकि देखिए जनु शब्द आ गया, जनु जानो, मनु शब्द आ गया, मानो शब्द आ गया। जहां पर जनु जानो मनु मानो ये सब शब्द आ जाए वहां पर हमेशा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ध्यान रखिएगा। और जहां सा आ जाए, से आ जाए, यानी एक दूसरे की तुलना की जाए, वहां पर उपमा अलंकार हो जाता है। अगला प्रश्न है, संक्षेपण मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए? यानी मूल पाठ में संक्षेप में लिखना, छोटे रूप में लिखना है तो कितने में लिखना चाहिए? जवाब होता है आपका 1/3 में उसे लिख देना चाहिए। ऑप्शन यहां से आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, घोघा बसंत मुहावरे का अर्थ बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको इस बारे में पता होता है, यानी मूर्ख व्यक्ति को जो है घोघा बसंत कहा जाता है। ऑप्शन आपका यहां से बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ बताना है। तो इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन डी, खुशियां मनाना। खुशियां बनाना होता है घी के दिए जलाने का अर्थ। अगला प्रश्न दिया गया है, दोहावली किसकी रचना है? कवितावली, दोहावली, ये सभी के सभी रचना जो है आपके तुलसीदास जी के हैं। ऑप्शन नंबर यहां से बी सही हो जाएगा। आगे आपको जो है गद्यांश पढ़ के आंसर देने हैं, तो एक बार गद्यांश को हम लोग जल्दी से पढ़ लेते हैं, तब इसके आंसर देंगे। दिया गया है, सभ्यता का कोशगत अर्थ है भलमानसी सज्जनता, अतः सभ्यता के अंतर्गत सामाजिक व्यवहार, रहन सहन, शिष्टाचार, अभिवादन की प्रणालियां सम्मानजनक रही है। आगे देखते हैं, व्यवहार की रीतियां विनम्रता, कृतज्ञता, ज्ञापन आदि उद्दत मानवीय तत्व आ जाते हैं। इसके साथ ही रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज तथा उत्सव आदि का जो भी समावेश किसी देश या जाति विशेष में उपलब्ध होता है सभ्यता के अंतर्गत आता है। किसी देश जाति का चिंतन, धार्मिक क्रियाएं आदि भी सभ्यता में समाहित हो जाते हैं। अतः संक्षेप में सभ्यता किसी देश विशेष के बाह्याचार, शिष्टाचार और व्यवहार को कहते हैं। सभ्यता की प्रणालियां किसी जाति विशेष की सामाजिक प्रथाओं से संबंध होती है। यह है आपका गद्यांश है। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनते हैं। दिया गया है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा लंबा है। सामाजिक व्यवहार, रहन सहन, शिष्टाचार, अभिवादन की प्रणालियां, सम्मानजनक व्यवहार की रीतियां, विनम्रता, कृतज्ञता, ज्ञापन आदि उद्दत मानवीय तत्वों को कुल मिलाकर क्या कहा जाता है? तो जैसा कि गद्यांश में दिया गया है, इसे जो है सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि सभ्यता के अंतर्गत ये सभी चीजें आती हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, धार्मिक क्रियाओं का किसका भाग माना जाता है? तो धार्मिक क्रियाओं को अगर देखा जाए तो सभ्यता का ही भाग माना जाता है, जैसा कि आपके गद्यांश में बताया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, किसी भी समाज में किसी जाति विशेष में फैली हुई प्रथाओं का संबंध किससे होता है? तो इसका भी संबंध जो है सभ्यता की प्रणालियों से ही होता है, क्योंकि पूरा गद्यांश जो है सभ्यता के आसपास ही घुमा है, तो सारे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आपको मिल रहे हैं। और आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का,
ममता कालिया को दुखम सुखम उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इन्हें जो है आपका व्यास सम्मान दिया गया था। ऑप्शन यहां से सी से रहेगा, व्यास सम्मान। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से आप बताएं कि 37 क्वेश्चन से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।